हेलो, नमस्कार, राम राम दोस्तों। कहते हैं आप सब। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय कुमार TR। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अब तक बात कर रहे थे हिस्ट्री की। हमने बात कर ली प्रागैतिहासिक काल की, दूसरी हमने बात की इंडस वैली पर, सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरी हमने बात की ऋग्वैदिक काल की। फिर बात की हमने लेटर वैदिक पर। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे वैदिक और लेटर वैदिक के। अभी उसी सीरीज में अभी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज देखेंगे ऋग्वैदिक और वैदिक काल के, जहाँ से जो हाँ सवाल पूछे गए हैं और जो बनने की संभावना है वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये रहा पहला सवाल आपका। निम्नलिखित का मिलान करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से त्रयी कहा जाता है। त्रयी कहा जाता है। और हर वेद की एक अपनी एक खासियत है, मतलब उसमें कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं। और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। मतलब श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सुन सुन कर आगे बढ़े हुए हैं। जब लिपि का विकास नहीं हुआ था तो ये लोगों द्वारा आगे बढ़ाने का इनका जिम्मा यही था कि लोग सुनते थे और आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को सुनाते थे। तो इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। और ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से, सॉरी, अथर्ववेद को नहीं, सम्मिलित रूप से यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है। मतलब आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को त्रयी कहा जाता है। और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, तो इसे इसमें बाद में सम्मिलित किया गया। तो 4 वेदों में यह सबसे बाद में आता है। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद तो सबसे प्राचीनतम वेद से संबंधित होगा, जाहिर सा है कि। और सामवेद आपका मधुर छंद, इसमें मतलब गीत और संगीत की बात करें, गीत और संगीत की बात किसमें की गई है? तो वो आपकी सामवेद में। अथर्ववेद में आपका जादू टोना, और यजुर्वेद में आपका शाकल या कृष्ण भी कहा जाता है। तो ये ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सामवेद मधुछंद है, यानी कि गीत संगीत की बात की गई है। अथर्ववेद में जादू टोना या टोटका जो भी हो रहे हैं उसकी बात की गई है, या कह सकते हैं कि आज के समय में जो भी चीज़ें हो रही हैं, टोने टोटके वाली चीज़ें, वो इसमें थी उस समय भी। यजुर्वेद यानी कि शाकल और कृष्ण इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन या कथनों में से उचित विकल्पों को चुनें। विकल्प या विकल्पों को चुनें। तो पहला विकल्प क्या है? आर्यों के बीच रंग वर्ण वर्ग भेदभाव का आधार था। दो दो तरफा लिए दाएं से बाएं एक पंक्ति में और फिर अगली पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। ऋग्वैदिक आर्यों का परिवार मातृवंशीय था। तो कौन सा कथन सही है इसमें? उपरोक्त सभी, 1 और 2, 2 और 3 या 4? डी में फर्स्ट। तो इसका कौन सा सही है? आर्यों के बीच रंग वर्ण भेदभाव का आधार था। दो तरफा लिपि, भाई मैं कहूँ लिपि, ये यहाँ लिपि होगा। ये दो तरफा लिपि की बात कर रहे हैं, दाएं से बाएं एक पंक्ति में और फिर अगली पंक्ति में बाएं से दाएं। ये आपका पिक्टोग्राफी है और ये आपकी कहाँ की है? सिंधु घाटी सभ्यता की है, इंडस वैली की है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो पिक्टोग्राफी मतलब एक बार दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखने की जो कलाकारी थी वो आपकी इंडस वैली में हुई थी। बाकी यहाँ तो देवनागरी विकसित हो चुकी थी धीरे धीरे करके। ऋग्वैदिक आर्यों का परिवार मातृवंशीय था? नहीं, ये भी गलत। ये भी गलत। आर्यों के बीच रंग वर्ग भेदभाव का आधार था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चिन्हित करें। क्या है? इंद्र देवता रीत या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के द्योतक थे। दूसरा, अग्नि घर के देवता थे और उन्हें देवताओं व मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। अगला, सोम को पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित माना जाता था। सोम भी देवता थे, वरुण भी देवता थे इसमें। पुष्ण रास्तों चरवाहों और पशुओं के देवता थे। पुष्ण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इंद्र आपका पुरंदर, मतलब इन्हें किलो को तोड़ने वाला देवता कहा जाता था। तो ये आपका गलत हो गया। अग्नि घर के देवता थे और उन्हें देवताओं व मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ था। जब भी हम भगवान की स्तुति करते हैं या किसी भी भगवान की स्तुति यज्ञ के माध्यम से करते हैं तो अग्नि उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप देख ही लेते हैं कि यज्ञ होता है तो अग्नि में ही आहुति दी जाती है, अपने आसपास देखा हुआ होगा। अगला, ये सोम पौधों को, हाँ ये बिल्कुल सही है, सोम को पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित माना जाता था। ठीक है। पुष्ण रास्तों चरवाहों और पशुओं के देवता। पुष्ण रास्तों चरवाहों और पशुओं के देवता थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें लिखा नहीं है? तो ऑप्शन सही है 2, 3 और 4 ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन सी होता तो ये सही होता। तो ये हुई बातें। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? वैदिक संस्कृति की धार्मिक प्रथाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है धार्मिक प्रथा? विष्णु और रुद्र जो कि ऋग्वेद में छोटे देवता थे, अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए थे। लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। लोग ईश्वर की पूजा पेड़ों और जानवरों के रूप में करते थे। अश्वमेध, वाजपेय, राजस्व आदि कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ थे। और बात हो रही है उत्तर वैदिक संस्कृति की। तो वैदिक काल में तो आपको पता है, या ऋग्वैदिक काल में
काल में आप सभी को पता है, जैसे कि हमने बात कर ली थी उसमें, वहाँ इंद्र, वरुण, सोम, ये देवता महत्वपूर्ण थे। फिर कालांतर में इनको चेंज किया ब्रह्मा, विष्णु, महेश या रुद्र ने। तो इनकी महत्ता बढ़ी और इसी समय मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई थी। इन लोगों का अस्तित्व थोड़ा कमजोर हुआ। तो ऑप्शन ये क्या है, विष्णु और रुद्र जो कि ऋग्वेद में छोटे देवता थे, अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए थे। बिल्कुल सही है ऑप्शन। लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, गलत। लोग ईश्वर की पूजा पेड़ों और जानवरों के रूप में करते थे, ये भी गलत। अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय आदि कुछ महत्वपूर्ण, ये सही है। आपके उत्तर वैदिक काल में ऐसे यज्ञ हुए। उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई हैं कि इसमें विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा जी का महत्व बढ़ गया था। इंद्र और वरुण और सोम का महत्व घटा था। लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, यहाँ नहीं करते थे लिखा हुआ है, गलत है। लोग ईश्वर की पूजा पेड़ों और जानवरों, प्रकृति पूजा हो रही थी, लेकिन ईश्वर की पूजा अब मूर्ति रूप में होना शुरू हो गई थी, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ थे, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चिन्हित करें। क्या लिखा हुआ? पुराणों में जीवन के रहस्य और ब्रह्मांड के विज्ञान के विचार शामिल थे। अगला अगला ऑप्शन, ऋग्वैदिक सभ्यता की मुख्य फसलें जौ थी। ऋग्वैदिक सभ्यता की मुख्य फसल जौ थी। ऋग्वेद और गैर आर्यों के विश्वासों और प्रथाओं पर प्रकाश नहीं डालते थे। ऋग्वेद गैर आर्यों के विश्वासों और प्रथाओं पर प्रकाश नहीं डालते थे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन कौन सा सही है? इसमें पुराणों में जीवन के रहस्य और ब्रह्मांड के विज्ञान के विचार शामिल हैं, बिल्कुल सही। ऋग्वेद सभ्यता की मुख्य फसल जौ थी, बिल्कुल सही। इसे ब्रीही भी कहा जाता था, ब्रीही चावल को कहते थे, सॉरी, यव या जव ये कहते थे। ऋग्वेद गैर आर्यों के विश्वासों और प्रथाओं पर प्रकाश नहीं डालते थे, गलत। तो ऑप्शन आपका ए सही है। आगे मूव करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। वैदिक राज्यों और उनके क्षेत्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल के दौरान राष्ट्र शब्द महत्वपूर्ण हो गया था। 10 राजाओं का युद्ध हमें उन 10 राजाओं के नाम बताता है जिन्होंने सूदों के विरुद्ध, शूद्र या सूदों या शूद्रों के विरुद्ध हुए युद्ध में भाग लिया था, और जिसमें पुरु, यदु, तुर्वशा, अनश और द्रह्यु के राज्य शामिल थे। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें दोनों कथन सही हैं। क्या है? वैदिक राज्यों और उनके क्षेत्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? उत्तर वैदिक काल के दौरान राष्ट्र शब्द महत्वपूर्ण हो गया था। यहाँ जैसा कि मैंने बताया अपने छोटे से वीडियो में, जो वैदिक काल पे बना है, कि उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द की संकल्पना महत्वपूर्ण हो गई थी। आगे कि 10 राजाओं का युद्ध हमें उन 10 राजाओं के नाम बताता है जिन्होंने सूदों के विरुद्ध वही युद्ध में भाग लिया था, और जिसमें पुरु, यदु, तुर्वशा, अनश और द्रहु के राज्य शामिल थे। तो उपरोक्त में दोनों कथन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये सी होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक भारत के राजनीतिक ढांचे का कौन सा बढ़ता हुआ क्रम सही है? तो ग्राम, कुल, विश्व, राष्ट्र। सबसे बड़ा क्या? ग्राम है, फिर उसके बाद कुल है, विश्व है, राष्ट्र है, गलत, ये गलत है। फिर कुल, ग्राम, कुल ठीक है, ग्राम उससे बड़ा, विश्व उससे बड़ा, जन उससे बड़ा, राष्ट्र उससे बड़ा। यही सही है आपका, राष्ट्र सबसे बड़ा है, लेकिन यही इस तरीके से बड़ा नहीं। कहने का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में देखना है, ये गलत, ये भी गलत। राष्ट्र, जन, ग्राम, कुल, विश्व, जन, ग्राम, कुल, विश्व, राष्ट्र, गलत। ग्राम, कुल, विश्व, यही कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृत का मुख्य प्रभाव था। दर्शन शास्त्र की प्रगति, अन्य सांसारिक दृष्टिकोण का विकास, वर्ण व्यवस्था का मजबूत होना, संस्कृत संस्कृत का विकास। तो कौन सा सही है इसमें? वर्ण व्यवस्था का मजबूत होना। वर्ण व्यवस्था यहाँ बहुत मजबूत हो गई थी, यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पर इनकी महत्ता ज़्यादा बढ़ गई थी, माना ब्राह्मण क्षत्रिय बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे यहाँ पर, और शूद्रों की स्थिति और उनसे निम्न कुल के सेवक समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, और हमेशा ये लोग प्रताड़ित रहे और आज भी हैं। लेकिन समाज में धीरे धीरे सरकार संविधान लागू होने से बदलाव बहुत आया है, तो अब मामला ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे पिछड़े क्षेत्रों में इन पर प्रताड़ना जारी है। मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा गलत काम हो रहा है। मनुष्य को मनुष्य समझना इंसानियत है। बाकी तो सब कहने के लिए हैं। मनुष्य को जो मनुष्य ना समझ पाए वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते कभी भी। पुराणों में कौन से विषय पर बात नहीं हुई है? पुराणों में कौन से विषय पर बात नहीं हुई है? ये हुई होना चाहिए। अंक गणित के बारे में बात की गई है, देवताओं की वंशावलियों पर बात की गई है, सहायक रचना पर बात की गई है, मौलिक रचना पर बात की गई है। अंक गणित के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर आज देखेंगे तो जैसे अल्फ़ाबेटिक मैथ जो होती है या बीज गणित जो भी होती है वो यहाँ पर थी, और खगोलीय ज्ञान काफ़ी हद तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, निम्नलिखित का मिलान करें। गव्यति किसे कहते थे? गव्यति आपको कहते थे दूरी का माप है ये गव्यति। गोपति किसको कहते थे? मुखिया, जो ग्राम का मुखिया होता था। गोधूली जैसे संध्या का समय होता है, गोधूली ही समय का माप उसे कहते थे। गोघन इसे अतिथि कहते थे। यहाँ से सवाल काफी पूछे जाते हैं, एक शब्द देता है और फिर उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं और पूछा जाता है इसका अर्थ क्या है या किससे संबंधित है, ये शब्द किससे संबंधित है, ऐसा पूछा जाता है। तो गव्यति जो है, गव्यति दूरी का माप है, गोपति मुखिया है, गोधूली आपका समय का माप है, और गोघन अतिथि। उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? बलि महत्वपूर्ण हो गई थी? हाँ, हो गई थी। उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग चित्रित स्लेटी बर्तनों का उपयोग करते थे, बहुत ज़्यादा आपको बताया भी हमने वीडियो में। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, फिर भी कर वसूली होती थी। बिल्कुल सही, उपरोक्त सारे कथन इसमें सही हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं। बलि महत्वपूर्ण हो गई थी, चित्रित स्लेटी बर्तनों का उपयोग करते थे, राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी, फिर भी उसका प्रभुत्व या दबाव कह सकते हैं इतना था कि उसे बिना सेना रखे हुए भी कर मिलता था या उसका खर्चा पानी का पैसा मिलता था। उत्तर वैदिक ये लोग कुछ करते नहीं थे बस उस समय, लेकिन उस समय तो कुछ भी कर थोड़ा बहुत करते भी थे कि अगर मान लीजिए कोई युद्ध हो गया तो उसमें भाग लेते थे, लेकिन उसके बाद कालांतर में ये व्यवस्था चली आई और बिना कुछ किए हुए जबरन पैसे वसूली किए जाने लगे, और लोगों की स्थिति में लोगों की दयनीय स्थिति करने में इनका बहुत बड़ा भाग रहा, और लोग अनपढ़ रहे, इन्हें पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं दी गई इन लोगों के वजह से। अगला, उत्तर वैदिक लोगों की मुख्य विशेषता थी। क्या मुख्य विशेषता थी? नगर योजना, उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था। ये आपका सिंधु घाटी का है, सिंधु का, तो ये गलत।
प्रजापति की पूजा और मूर्त पूजा में विश्वास बिल्कुल। प्रजापति जिसको ब्रह्मा कहते हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में दृढ़ विश्वास। जैसा कि बताया, मैंने पहले ही बताया कि ब्राह्मण क्षत्रियों की संकल्पना बहुत मजबूत हो गई थी और ये परंपरागत हो गए थे उस समय ही। पहले कहते थे कि ये जन्मजात कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्मजात कोई क्षत्रिय नहीं है, जो लड़ा वो क्षत्रिय है, जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण। लेकिन बाद में ये परंपरागत हो गई और आज तक ये परंपरागत है, जिसका नुकसान पूरे समाज को अभी भी हो रहा है। जन्मजात कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्मजात कोई क्षत्रिय नहीं है, लेकिन अब इतना रूढ़िवादी समाज हो गया है कि ये सारी व्यवस्थाएं अब जन्मजाति हो गई हैं और इससे लोग सुचारू भी कर रहे हैं और निरंतर आगे जारी भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये सही नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका सेकंड एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोड़ों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता। घोड़ों, ऋग्वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोड़ों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होता था। कृषि प्रमुख आर्थिक कार्यकलाप था। नहीं, यहाँ गाय गाय पालना, गाय के लिए युद्ध होता था, तो गाय पालना सबसे बड़ा आर्थिक क्रियाकलाप था। कृषि थी लेकिन सेकेंडरी थी, और वो भी सबसे ज़्यादा कृषि आपकी यव या जौ की होती थी और वह महत्वपूर्ण फसल वही थी। हालांकि चावल की खेती भी होती थी जिसे ब्रीही कहते थे। तो ये ऑप्शन आपका केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का संपूर्ण नवा मंडल समर्पित है। वरुण और व्यवस्था, सोम और वह देवता जिनको पेय का नाम दिया गया था, उर्वशी और स्वर्ग को, इंद्र और उनका हाथी। तो किसको समर्पित है? ये आपका सोम और वह देवता जिनको पेय का नाम दिया गया। ऋग्वेद संहिता का संपूर्ण नवा मंडल सोम को समर्पित है। तो ये हुई बात। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। गलतियां हो रही हैं तो कमेंट भी करके हम बता दिया करें, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत प्यार, आभार आपका सबका। आपका दिन शुभ हो।